हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप्स कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को एक शॉर्ट रिविजनरी लेक्चर में कवर किया था, तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हर एक एस्पेक्ट चैप्टर नंबर 2 का कवर किया जाएगा। तो देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई भी केस स्टडी हो, तो आप इस चैप्टर में से देख सकते हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं। जब एक बिजनेस जो है अपने एथिक्स पे, अपने ग्राउंड्स पे चलता है, तब हम उसे प्रिंसिपल्स बोल देते हैं। प्रिंसिपल्स आर लाइक, अगर मैं कॉमन हिंदी लैंग्वेज में से बोलूं तो सिद्धांत होते हैं किसी के भी। तो हर कोई भी जो बिजनेस होता है, चाहे उसको उसके एनवायरनमेंट के प्रति है, चाहे सोसाइटी के प्रति है, चाहे बिजनेस की इंटरनल कंस्ट्रक्शन हो, उसमें कुछ ना कुछ एथिक्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। तो यही टेलर और हेनरी फियोल ने कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए हैं, जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए, बिजनेस एंटरप्राइज हैव हिस्टोरिकली फॉलोड वेरियस प्रिंसिपल्स इन देयर ऑपरेशंस। तो कहते हैं, अगर हम बात करते हैं तो कोई भी प्रिंसिपल्स ऐसे हो, चाहे वो बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी का हो, चाहे वो कोई भी पुराने बिजनेसेस हो, जितने भी पुराने बिजनेस हो, वो कोई ना कोई प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशंस फॉलो करते ही करते हैं। Thereafter, management thinkers and writers have studied these principles over the time, contributing to the evaluation of the business management thought. So thereafter, we follow फेडरिक विंस्लो टेलर एंड हेनरी फियोल। तो देखिए, कहीं ना कहीं कई बिजनेस जो मैनेजमेंट के होते हैं, जैसे कि इन्होंने पिछले सालों से ऑब्जर्वेशन की है, जैसे कि हम आगे इनकी थ्योरीज में पढ़ेंगे ही, फेडरिक विंस्लो टेलर ने और हेनरी फियोल ने कुछ मैनेजमेंट की थ्योरीज दी हैं। देयर आफ्टर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम कोई भी बिहेवियर को, कोई भी प्रिंसिपल जो है बिजनेस मैनेजमेंट के, तो वहां पे जब हम कोई भी जनरल गाइडलाइंस की बात करते हैं, कि बेसिकली जैसे स्कूल में कोई भी नॉर्म्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपने ऐसा ड्रेस कोड फॉलो करना है, ऐसे रूल्स होने चाहिए, इतने टाइम पे आपके स्कूल आना है, इतने टाइम पे ऑफ होगा आपको। वैसे ही एक बिजनेस के अपने जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जिसपे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे टाटास हैं बेसिकली, उनका मेन मोटिव जो है, या कुछ भी कह लो, कि इन्वायरमेंट के प्रति दे आर वेरी मच कोहेसिव। उनको ऐसे लगता है कि इन्वायरमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना ही करना है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे भी वो काम करते हैं, तो उनका वो एक बिजनेस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। वैसे ही हर एक कंपनी जो है, उसका अपना एक बिजनेस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है, जिसके बेसिस पे वो अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं और बिहेवियर डिसाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब इस बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम काफी एस्पेक्ट से देख सकते हैं। जैसे कि आप कह लो कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरिंग करनी है, कि फॉर्मल रखना है, इनफॉर्मल रखना है, कैसे रखना है, तो वो बिहेवियर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, राइट? तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, डिफरेंट मैनेजर्स में यूज डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक सेनियोरिटी वर्सेस मेरिट व्हाइल डिसाइडिंग द एम्प्लॉय प्रमोशंस। अब क्या होता है कि जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल इंडिया में सीजीआई अपॉइंट किया जाता है, तो वो सेनियोरिटी बेसिस पे होता है, राइट? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कहते हैं अपना एक रूल हो सकता है, कि जैसे उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय प्रमोशन करनी है, या तो वो एम्प्लॉयज के जो हैं, उनके जो काम करने का तरीका है, उनका कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे उस बेसिस पे करें। और दूसरा बेसिस क्या हो सकता है कि सीनियरिटी के बेसिस पे किसी भी एम्प्लॉय की प्रमोशन की जा सकती है। Thereafter, it is important for the management principles for scientific principles, values and techniques. कुछ ऐसे प्रिंसिपल, अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक टॉप नॉच बनाना है, राइट, तो उसको एक हायर लेवल पे लेके जाना है, तो कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। Thereafter, we are going to discuss कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में क्या फर्क होता है। तो देखिए, बिजनेस जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इट मींस, तो मैनेजमेंट में काम कौन कर रहा है? दोज आर एम्प्लॉइज ना। और हर एक के एम्प्लॉय का अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, हर एक एम्प्लॉय की अपनी सब्जेक्टिव नेचर होती है। मींस जो से जहां पे वर्ड सब्जेक्टिव आता है, उसका मीनिंग ये होता है कि हर एक एम्प्लॉय की सोच वेरी करती है। शायद मैं कुछ डिफरेंट अप्रोच फॉलो करती हूँ, आप कुछ और अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है, राइट? तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, दे आर वेरी सब्जेक्टिव, दे आर फ्लेक्सिबल। तो हर बार अपने अपने एम्प्लॉय की नेचर को देखते हुए आपके प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है। या जैसे हमारा जो
इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक कहने का मतलब कि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, उसी तरह जो बिजनेस है उसको भी अपना क्राइटेरिया, अपने रूल्स वगैरह जो है चेंज करने पड़ते हैं। देयर आफ्टर प्योर साइंस प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिजिड होते हैं। जैसे कि अगर ग्रेविटी है तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका जाएगा तो वो नीचे ही गिरेगा, ये प्योर साइंस प्रिंसिपल है। इसे चेंज नहीं किया जा सकता। देयर आफ्टर दे आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। अब हर एक इंसान की अपनी क्रिएटिविटी होती है। कोई इंसान बहुत ज्यादा विटी होता है, उसे पता है कि अपने एम्प्लॉय से डील कैसे करना है, जो कि बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट होता है हमारा। वो अपनी क्रिएटिविटी से इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवा सकते हैं, जैसे कि हम विंस्लो और टेलर के पढ़ेंगे। देयर आफ्टर दे आर अप्लाइड इन अ स्टैटिक और एब्सोल्यूट मैनर। जो प्योर साइंस प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर आपने पॉप साउंड हाइड्रोजन में से प्रोड्यूस करनी है तो ऊपर आपको आग लगानी ही पड़ेगी, तो ये रिजिड है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन की प्रेजेंस देखने के लिए, उसकी पॉप साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए ऊपर आग लगानी ही पड़ती है। तो ये रिजिड साइंस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, हम कोई और रूल्स और मेथड नहीं लेके आ सकते। पर जो ये हमारे मेथड्स होते हैं, इसे क्रिएटिविटी से, अब यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी नहीं है, सबको पता है कि पॉप साउंड लगवानी है तो वहां पे ऊपर से हमें जो है फायर की सप्लाई देनी ही पड़ेगी, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं जा रही, रिजिड है, आपको वो रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। देयर आफ्टर मस्ट कीप पेस विद द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। अब हमने पढ़ना है थर्ड चैप्टर में कि हमारा जो बिजनेस है उसे बहुत सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना ही पड़ता है। प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में हम टाइम के साथ चेंज नहीं होते, वो जो केमिकल्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, जो प्योर साइंस यूनिवर्स के रूल्स हैं वो वही रहते हैं हमेशा। आई होप सो कि आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा। Thereafter, next differences, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। देखते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, दे आर बेसिकली द गाइडलाइंस फॉर एक्शन, कि आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है या आपने कोई मोटो डिसाइड कर लिया कि मैंने ये चीज करनी है। जब आप उनको अप्लाई करते हैं तो दे आर द गाइडलाइंस कि उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि मैं महीने में अपनी सेल जो है 10 to 12% मैंने इंक्रीज करनी ही करनी है, तो ये मेरा अब एक्शन हो गया कि अभी ये मैंने मोटो अचीव करना ही करना है मेरा। और जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं वो मेरे लिए एक पाथ प्रोवाइड करेंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे मेरे लिए। नेक्स्ट मेथड क्या है, जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है, दे इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और प्रोसीजर्स। तो जो मैनेजमेंट टेक्निक है, अब बेसिकली आपने एक बता लिया कि हाँ यार मैंने ये एक्शन अचीव करना ही करना है, 10 to 12% सेल बढ़ानी ही बढ़ानी है, तो ये गाइडलाइंस बनती हैं कि आपको कभी जो है 10% सेल बढ़ानी है तो आपको ये करना पड़ेगा। टेक्निक इसकी आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि जो आपका मोटो है वो अचीव हो पाए, राइट। अब मैंने कहा 10 to 12% की मुझे वेस्ट डिक्रीज करना है, कि जो रॉ मटेरियल की वेस्टेजेस होती हैं उसको डिक्रीज करना चाहिए, मुझे कॉस्ट कट करनी चाहिए, तो ये मेरी टेक्निक होगी जिससे मैं अपना एक्शन अचीव करूंगी। देयर आफ्टर दे आर मोर फ्लेक्सिबल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, वी कैन चेंज इट, हमने पिछले पॉइंट में भी इसे डिस्कस किया है। दे आर लेस फ्लेक्सिबल। अब मैंने कहा कि अगर मैंने वेस्टेज कट करनी है, कॉस्ट कट करनी है, उसमें ये चेंज ज्यादा नहीं किए जा सकते। हाँ, उसका तरीका आप बदल सकते हो, पर ये जो मेथड है, ये आपकी टेक्निक है, आप यही रखोगे इसे, राइट। देयर आफ्टर दे आर टेक्निकल नेचर, फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च एंड वर्क सिचुएशंस। तो अब जो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, इन्हें काफी सारी सर्च के बाद मतलब फॉलो किया जाता है, मतलब इनको प्रिंसिपल्स को क्रिएट किया जाता है। दे फोकस ऑन स्पेसिफिक मेथड्स टू अकम्प्लिश द गोल्स। अब ये जो है एक बेसिकली इनका मतलब एक कह लो कि सब्जेक्टिव नेचर होता है, कि हमने फॉर एग्जांपल एक मोटो सेट किया, उसके लिए टेक्निक चूज की, जब वो मोटो अचीव हो गया वो टेक्निक ऑब्सलीट हो जाएगी। मतलब एक नए मोटो के लिए एक नई टेक्निक हम लॉन्च कर सकते हैं या शुरुआत कर सकते हैं उसकी। Thereafter, there is a difference also between management principles versus values. अब guidelines for managerial action हमने पहले ही पढ़ा है कि मैनेजमेंट को कैसे वर्क करना है, तो वो ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। Thereafter, values क्या है, जनरल रूल्स फॉर द बिहेवियर। अब वैल्यूज क्या होती हैं कि आपने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, आपका जनरल बिहेवियर जो गाइड करती हैं वो हमारी वैल्यूज ही होती हैं। देयर आफ्टर टेक्निकल नेचर एंड फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च, उनको रिसर्च के बाद बनाया जाता है, टेक्निकल होती हैं ये, हमने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया है इसे। दे आर एथिकल इन नेचर। एथिकल मतलब कि हमारे सिद्धांतों पे बनी हुई होती है, कि जैसे झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ फरेब नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करनी, तो ये हमारे एथिक्स होते हैं, राइट। अप्लाई टू ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। अब ये जो हमारे मैनेजरियल प्रिंसिपल्स होते हैं, ये जो है डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक इंडिविजुअल सब्जेक्टिव नेचर की बात करूं,
तो यहाँ पे हमारे जो है एथिक्स ही काम आते हैं कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे होगा, राइट। सो दीज आर दी 3 डिफरेंसेस जो काफी इंपॉर्टेंट है, और आप इन डिफरेंसेस को पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। देयर आफ्टर हमारे पास आता है कि नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। जो ये हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स, नेचर क्या है बेसिकली। पहला पॉइंट क्या है, दे आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दे आर यूनिवर्सली अप्लाइड। कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूएस में हो, चाहे यहाँ इंडिया में हो, चाहे कनाडा में हो, तो यहाँ पे चाहे साइज आपके बिजनेस का छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई बैंक हो, कोई इंडस्ट्री हो, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड एवरीवेयर। देयर आफ्टर गाइडलाइंस फॉर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। अब यह क्या होता है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि बिजनेस मैनेजमेंट जो है, जो आपके बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वो ये बताते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये करना कैसे है। कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, आपके पास आपकी प्रिंसिपल बुक है या कुछ भी है, तो यू कैन गो फॉर इट, राइट। देयर आफ्टर इवेल्युएशनरी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव डेवलप्ड ओवर द टाइम थ्रू एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद, टेक्निकलिटी के बाद बने हैं। ये हम पॉइंट पहले भी काफी बार डिस्कस किया है। देयर आफ्टर दे आर फ्लेक्सिबल। हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, हर एक इंसान की अपनी सोच डिफरेंट होती है, तो दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, वो रिजिड नहीं होते। उसके बाद आता है बिहेवियरल फोकस। बिहेवियरल फोकस क्या होता है कि हम एम्प्लॉइज के बिहेवियर को गाइड करने की कोशिश करते हैं। इट मींस उनको इंडिविजुअलिज्म से बाहर निकाल के एक स्पिरिट में बांधते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कंपनी के लिए ही काम करना है, आपके इंडिविजुअल गोल्स आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द कंपनीज गोल्स, राइट। कि अपने इंडिविजुअल गोल्स पे बाद में फोकस कीजिएगा, कंपनी के गोल, कलेक्टिव रोल में फोकस कीजिएगा। तो इन चीजों पे जो है जो मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स हैं, इस पे फोकस करते हैं। देयर आफ्टर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रिंसिपल जो है अप्लाई किया, उसका कोई जो है रिजल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, कोई इफेक्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। कि हर एक इंसान पे जो है वो प्रिंसिपल सेम काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रिंसिपल फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन पे उतना रिजल्ट नहीं लेके आया जितना बी पे लेके आया है। वेरी डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमंस। तो ह्यूमन की अपनी कैपेबिलिटी भी होती है किसी चीज को लेके, तो इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन ह्यूमन टू ह्यूमन। Thereafter, they are contingent in nature. Contingent in nature depend upon the prevailing organizational situation. Application may varies with content. For example, fair remuneration depends upon factors like organizational size, financial capacity, and market wages रेट्स। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहते हैं कॉन्टेंजेंट नेचर की कैसे होती है। जैसे इन्होंने फेयर, हमने एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की है कि फेयर रेम्यूनरेशन काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फेयर रेम्यूनरेशन जो है एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके प्रॉफिट्स काफी ज्यादा होंगे, उसके लिए इजी होगा ये फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, जिसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अब मार्केट में कोई वेज रेट, लेबर लॉ बहुत अच्छा है आपका, तो आपको फेयर वेजेस प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगे, अदरवाइज जो एम्प्लॉय है आपका वो क्या करेगा, केस कर सकता है, राइट। तो अगर आईएल जो है, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, मतलब बैकवर्ड कंट्रीज हैं जहां पे, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन होना आम ही है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफडब्ल्यू टेलर। अब हम एफडब्ल्यू टेलर की कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। तो एज यू ऑल नो, एफडब्ल्यू टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आपने ये भी बात ध्यान रखनी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की नीड क्यों अरोज हुई, क्योंकि उस समय जो मैनेजमेंट थी, या फिर कह लो कि फंक्शनल फोरमैन थे या कोई भी फोरमैन थे, दे रिलाइड ऑन देयर पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट इज लाइक उन्होंने कोई भी चीज इंप्लीमेंट की कि अब इसको ट्राई करके देखते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड होता था कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने वो मेथड पहले डेवलप कर लिया है, कि किसी ने अगर वो अचीव कर लिया है, तो उस पहले रिलाई करो, उसके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आप अपनी कंपनी में फॉलो कर सकते हैं। कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे, टेलर ने डेवलप किए, उसने कॉमन ऑब्जर्वेशन देखी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये तो करना ही चाहिए कंपनी को, इससे आपका समय बचेगा दोबारा दोबारा हिट एंड ट्रायल लगाने से, कि अब ये लगा के देखते हैं, अब ये मेथड लगा के देखते हैं, इतना समय वेस्ट क्यों करना है, एक प्रिंसिपल फॉलो कर लो, उसे ही इसी सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में ये प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा। सो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एफडब्ल्यू टेलर, राइट। तो अब हम देखते हैं कि एफडब्ल्यू टेलर में ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दी बेसिकली। तो टेलर पब्लिश्ड influential works including shop management and principles of scientific management, advocating
द साइंटिफिक मेथड्स इन मैनेजमेंट। तो इसमें टेलर की कॉन्ट्रीब्यूशंस है, कुछ आप ये याद रख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि 4 की प्रिंसिपल्स क्या थे एफडब्ल्यू टेलर के। पहला है हमारे पास साइंस नॉट थंब रूल। तो टेलर ने किस चीज पे फोकस किया कि साइंस लगाओ, थंब रूल मत लगाओ। इट मींस हिट एंड ट्रायल को छोड़ो, हिट एंड ट्रायल मेथड को छोड़ दो। जो एक कंपनी, फॉर एग्जांपल ए कंपनी है, उसमें भी सेम सिचुएशन है, बी में भी सेम सिचुएशन है। ए ने कोई मेथड फॉलो किया जो बिल्कुल ही सटीक निकला उनकी कंपनी के लिए, अच्छे रिजल्ट्स यील्ड किए उसने। बी भी उसी मेथड को फॉलो कर सकता है। अपनी पर्सनल जजमेंट मत लगाओ उस पे, रिसोर्सेस, टाइम और मैनेजमेंट का समय मत बर्बाद करो। वही मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, वही प्रिंसिपल आप लगा सकते हैं, वही जो साइंटिफिक प्रिंसिपल उसने डेवलप कर दिया कंपनी ने, वही बी कंपनी भी उसको फॉलो कर सकती है, जिससे समय बचेगा और रिजल्ट्स जो है वो फ्रूटफुल होंगे, राइट। तो प्रिंसिपल एडवोकेट्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू वर्क प्रोसेसेस रादर देन रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और पर्सनल जजमेंट। अब ये कहते हैं कि आप पर्सनल जजमेंट पे फोकस मत कीजिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए अपने रिसोर्सेस की। ऑलरेडी जो मेथड पहले डेवलप हो चुका है उसे फॉलो कर लीजिए, दोबारा दोबारा अपनी पर्सनल जजमेंट लगा के समय बर्बाद मत कीजिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मनी क्या है कि इकट्ठे रहें, कोऑर्डिनेशन करें और डिस्कॉर्ड में मत रहे, मतलब इंडिविजुअलिज्म पे फोकस ना करो कि मैं मत करते रहो कि मैंने ये किया वो किया। आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए वर्कर्स की, ना ही एम्प्लॉइज की, चाहे व्हाइट कॉलर हो चाहे वो वेजेस लेते हो। और दे शुड फोकस ऑन हार्मनी कि कैसे इकट्ठे रहना है, ठीक है। इकट्ठे रहने का मतलब क्या है, अगर वो इकट्ठे रहेंगे, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स देंगे तो जो कंपनी है उसके जो गोल्स हैं वो जल्दी अचीव होंगे। गोल्स कंपनी के अचीव हो रहे हैं, उसे इंडिविजुअल के भी गोल्स अचीव हो जाएंगे। बट फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, सेल बढ़ती है, तो इससे एम्प्लॉय प्रमोशन होगी, बोनसेस मिलेंगे, जिससे इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो ही जाएंगे अल्टीमेटली, राइट। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब यही है कि कॉपरेशन कीजिए, इकट्ठे रह के चलिए, कि मतलब हार्मनी का प्रिंसिपल ही इन्होंने फॉलो किया हुआ है कि यहाँ पे आइडिया किस पे फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इज बेस्ट अचीव टू टीम वर्क रादर देन इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो इंडिविजुअल एफर्ट्स ना करे, दूसरों से मत मतलब ऐसे डिस्कॉर्ड मत करके चले कि मैंने इससे ज्यादा काम करना है एंड ऑल, कि इसका काम बिगाड़ देंगे अपना काम बढ़िया कर लेंगे, ऐसा कुछ फोकस नहीं करना। कोऑपरेशन पे फोकस करना है, इकट्ठे रल के काम करना है और इंडिविजुअलिज्म पे कम फोकस करना है। अल्टीमेटली अगर कंपनी के गोल्स अचीव होंगे तो इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो जाएंगे, राइट। देयर आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो वर्कर है वो कॉपरेशन करके, हार्मनी करके, राइट, इंडिविजुअलिज्म को दूर करके अपना तो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कंपनी का भी ये पर्सपेक्टिव बनता है, कंपनी का भी ये रोल बनता है कि वो एम्प्लॉय के प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स ले, जिसमें वो क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज को उनकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी तक जो है प्रमोट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं, राइट। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन पे फोकस कर सकते हैं, उनको बोनसेस देके, चाहे फाइनेंशियल है ना चाहे नॉन फाइनेंशियल नेचर के हैं, बोनसेस वगैरह हेल्प करके उनकी कंपनी जो है अपने जो एम्प्लॉयज हैं, अपनी जो एसेट है बेसिकली उसको और नरिश कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो टेलर ने जो है हमें प्रपोज किए हैं। तो हमने इसमें पहला क्या पढ़ा है, देखिए पहला है हमारे पास साइंस नॉट थंब रूल, राइट। की प्रिंसिपल्स थे हमारे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, राइट। देयर आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, राइट। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स क्या है। अब आपने तो ये कह दिया कि आपकी ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स मतलब बेस होना चाहिए कि ये तो चीज होगी ही होगी। अब इसको अचीव कैसे करना है, क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, हमने पढ़ा था ना डिफरेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दी जनरल गाइडलाइंस कि ये तो कंपनी में यार होना ही चाहिए। आप क्या कर सकते हैं इस चीज को प्रमोट करने के लिए, राइट। पहला हमारे पास आता है जो टेलर ने प्रपोज किया है, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। अब इसका मतलब क्या है, which divides the responsibilities of supervision between the several foremen specializing in different areas thereby optimizing the efficiency। जो वर्कर्स है, वर्कर्स पे जो विजिलेंट आई रखता है या जो वर्कर्स को गाइड करता है वो फोरमैन होता है, राइट। आपने पढ़ा ही होगा, जो वर्कर्स को गाइड करे, वर्कर्स पे उनकी विजिलेंट आई रखे, वर्कर्स के टाइम को रेगुलेट करे, वर्कर्स की जो रूटीन है उसे रेगुलेट करता है, वो फोरमैन होता है बेसिकली। अब टेलर ने क्या किया कि इसको फोरमैनशिप को मतलब सुपरविजन लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट फोरमैन अपॉइंट कर दिए।
फॉर एग्जाम्पल कोई रूट डिसाइड करने के लिए अच्छा हो सकता है, टाइम या कॉस्ट डिसाइड करने के लिए अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली वेरियस जो है फोरमैन अपॉइंट किए जाते हैं जो अपनी फील्ड में जो है मुहारत हासिल की हुई है, जिन्होंने मतलब जिनको अपनी फील्ड के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है। से वर्कर्स जो है अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक प्रोडक्शन करते हैं और कंपनी को प्रॉफिट होता है बेसिकली। तो आगे देखते हैं हम। जो टेलर है उसने फोकस किया कि उसने प्लानिंग और प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स को सेपरेट कर दिया। बेसिकली इनके लिए सेपरेट सेपरेट जो है वो फोरमैन लगा दिए। प्लानिंग इज डिफरेंट, और ऑपरेशन करना, उस प्लानिंग को अचीव करना, उस पे प्रोडक्शन करना इज डिफरेंट बेसिकली। तो पहला जो है वो रूट क्लर्क बता दिया। रूट क्लर्क क्या होता है बेसिकली, जो सीक्वेंस बताता है कि कैसे जो है वो प्रोडक्ट की लाइन बननी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो पहले हम स्टील को पिघलाएंगे, एक रूट ये बन गया, फिर स्टील को एक शेप दी जाएगी, उसको साफ किया जाएगा। तो ऐसे एक सीक्वेंस डिसाइड कर दिया कि प्रोडक्ट की लाइन क्या होगी। देयर आफ्टर ये प्लानिंग है सारी, अचीव इसको बाद में किया जाएगा। देयर आफ्टर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब जो वर्कर्स हैं उसको उनकी जॉब के बारे में इंस्ट्रक्शंस देना, डिटेल्स प्रोवाइड करना इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होगा। फिर देयर आफ्टर देयर इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में कौन आएगा, जो ये देखेगा कि पर टास्क को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है और कितनी वेस्टेजेस या कॉस्ट लग रही है हमारी। देयर आफ्टर एक डिसिप्लिनरी होएगा जो ये मेंटेन करेगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी मतलब डिसिप्लिन है, वो जो भी ऑर्डर है, जो चाहे वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने बनाया, रूट क्लर्क ने बनाया, तो वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। ये तो थे प्लानिंग वाले चार हमारे पास फोरमैन। अब आते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट वाले। अब ये तो थे हमारे पास सारे ही प्लानिंग फोरमैन। अब इन्होंने चारों ने प्लानिंग कर दी अपनी। अब ऑपरेशन प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट देखने वाली देखिए फोरमैन कौन होते हैं। पहली बात हमारे पास आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है, प्रिपेयर मशीन्स एंड टूल्स फॉर द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए जो भी टूल्स और मशीन्स चाहिए, और कोई भी ऑपरेशन के लिए हमें फॉर एग्जांपल कोई भी टूल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो वो गैंग बॉस का काम होगा। देयर आफ्टर रिपेयर के लिए जो मशीनरी की मेंटेनेंस होगी, कोई भी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो मेंटेनेंस करनी है, वो रिपेयर बॉस देखेगा। हमारे पास आता है स्पीड बॉस। अब स्पीड बॉस ये देखता है कि जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने टाइम डिसाइड किया था कि इस पर्टिकुलर टास्क के लिए इतना समय लगना चाहिए, क्या वो उतना समय लग रहा है प्रोडक्शन में कि नहीं लग रहा। सो ही और शी मेंटेन्स द स्पीड ऑफ द प्रोडक्शन की पर्टिकुलर टास्क की स्पीड इतनी होनी चाहिए, इसकी कॉस्ट हमें इतनी ही पड़नी चाहिए। देयर आफ्टर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह चेक करता है और ये देखता है कि प्रोडक्ट जो है अपनी जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था क्वालिटी का, कि वो प्रॉपर अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक प्रपोज्ड बाय टेलर, जिसमें उसने फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया कि प्लानिंग और प्रोडक्शन के दोनों के डिफरेंट हमारे पास फोरमैन होने चाहिए। चार चार दोनों में हमने डिस्कस किए। तो चलिए अब हम अपनी सेकंड टेक्निक दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को डिस्कस करते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, स्टैंडर्डाइजेशन में हम एक यूनिफॉर्म क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम राउंड शेप में किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एवरी टाइम इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ राउंड शेप। हाँ, अगर कंपनी को लगता है कि नेसेसरी चेंजेस करने की जरूरत है, इससे हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, वहां पे कंपनी उसको चेंज कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड पर कंपनी इस चीज पे फोकस करती है कि हम स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड वेट का ही प्रोडक्ट बनाए, ताकि जो कस्टमर है लॉयल्टी भी हमारी तरफ बनी रहे। एंड ऑन दी अदर हैंड अब जो प्रोड्यूसर है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको इस चीज का फायदा क्या होएगा बेसिकली, वहां पे क्या होता है कि जब हम बार बार प्रोडक्शन की लाइंस को चेंज करते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी या वेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेबर को उसी फॉर्म में डायरेक्ट करना पड़ता है, जिससे बेसिकली टाइम वेस्टेजेस होती है। इट मीन स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि यूनिफॉर्म सेम क्वालिटी, साइज वगैरह के प्रोडक्ट बनाने हैं हमने, ताकि हमें बार बार अपना प्रोडक्शन प्रोसेस ना चेंज करना पड़े। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली, एंश्योर प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी रहती है प्रोडक्ट में, सेम साइज क्वालिटी का प्रोडक्ट बनता है। फैसिलिटेट इंटरचेंजेबिलिटी। अब क्या होता है कई बार कि जो पार्ट्स होते हैं वो इजीली चेंज हो जाते हैं जब हम स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होता है कि हमने कहा कि हमने फॉर एग्जांपल आज के दिन में 100 प्रोडक्ट्स जो हैं इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी सेम साइज के होंगे तो हर एक प्रोड्यूसर के ऊपर, हर एक या लेबर के ऊपर ये हमारे टारगेट होएगा कि उसने 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने ही करने हैं। सो दिस इंश्योर्स कि हाँ कि हमारी लेबर जो है वो एफिशिएंटली काम कर रही है।
थर्ड इज सिंप्लीफिकेशन। तो लास्ट देखो क्या आता है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन आता है। सिंप्लीफिकेशन इज लाइक कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस इतना सिंपल होना चाहिए कि लेबर को समझ आना चाहिए वो क्या हो क्या रहा है, इतना भी डिफिकल्ट प्रोसेस ना हो कि लेबर जो है उसका टाइम वेस्टेजेस हो यहाँ पे, या कुछ भी उसको दिक्कत आए यहाँ पे। ओके तो अननेसेसरी स्टेप्स को हमने रिमूव करना है और वर्क को जितना चाहे हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, राइट। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी क्या होती है? मेथड स्टडी में बेसिकली एक सिस्टम को एग्जामिन किया जाता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा और किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म किया जाएगा। उसके जो नेसेसरी स्टेप्स हैं, जो भी हमने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या एक जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे हम मेथड स्टडी बोल सकते हैं। मेथड स्टडी एक एफिशिएंट वे में एग्जामिन किया जाता है और ये ट्राई किया जाता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं उसी मेथड के साथ प्रोड्यूस किए जाएं। राइट, गोल्स क्या होते हैं देखिए इसके, डिटरमिन द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, की बेस्ट सीक्वेंस क्या होगा, किस लाइन से प्रोडक्ट होके गुजरेगा, अननेसेसरी मूवमेंट्स को हमने बाहर निकालना है, सिंप्लीफाइड वर्क होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। देयर आफ्टर ऑप्टिमाइज अरेंजमेंट ऑफ वर्कर्स एंड मटेरियल्स। अब जैसे कोई वर्कर है, किसी प्रोडक्ट वर्कर को किस लाइन में लगाना है, मतलब कौन से प्रोडक्शन प्रोसेस में, फॉर एग्जांपल अगर फोन प्रोड्यूस हो रहा है, मोबाइल फोन बन रहा है, कौन सा लेबर जो है वो सिलिकॉन चिप्स बनाएगा, कौन सा उसकी बॉडी बनाएगा। तो वहां पे हमने जो है अपने लेबर को वहां पे उनकी जॉब बतानी है। देयर आफ्टर ये भी देखना है कि जो मटेरियल्स हैं, जो नेसेसरी मटेरियल उनको प्रोडक्शन के लिए चाहे, वो अवेलेबल वहां पे हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है, मेथड वॉज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड बाय फोर्ड कंपनी इन द नेसेसरी असेंबली लाइन प्रोडक्शन लीडिंग टू इंक्रीजेस इन द एफिशिएंसी एंड आउटपुट। तो कहते हैं ये जो मेथड था वो फोर्ड के द्वारा यूज किया गया था ताकि वो अपनी जो है कार्स वगैरह प्रोड्यूस कर पाए, जिससे उनकी एफिशिएंसी और आउटपुट अल्टीमेटली बढ़ी। Thereafter the next one is motion study। अब मेथड तो आपने पढ़ लिया कि हमने कैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, हमारे पास आगे आती है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी होती क्या है बेसिकली, किस किस लाइन से क्या क्या प्रोडक्ट की मूवमेंट होगी, कैसे प्रोडक्ट मूव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल फोन की बॉडी बन रही है तो पहले उसका जो मेटल है उसे मोल्ड किया जाएगा, उसको शेप दी जाएगी, सिलिकॉन चिप्स फिट की जाएंगी, ऊपर उसकी कवरेज की जाएगी। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं मोशन स्टडी। तो देखिए, मोशन स्टडी एनालिसिस ऑफ द फिजिकल मूवमेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब एमिंग टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट अननेसेसरी एक्शन। तो बेसिकली मोशन स्टडी का यही मोटिव होता है कि इसमें से हमने जो है नेसेसरी स्टेप्स, अननेसेसरी जो स्टेप्स होते हैं उनको एलिमिनेट करना है और ओनली नेसेसरी स्टेप्स पे ही फोकस करना है ताकि हमारी प्रोडक्शन और आउटपुट अल्टीमेटली इंक्रीज हो। राइट, तो ये फिजिकल मूवमेंट्स पे फोकस करता है कि प्रोडक्ट कैसे कैसे होके गुजरेगा। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं देखिए, आइडेंटिफाई प्रोडक्टिव वर्सेस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। जो मूवमेंट्स है कि जैसे लेबर यहाँ पे जा रही है, वहां से प्रोडक्ट उठा के ला रही है, उसका आधी एनर्जी और आधा टाइम तो प्रोडक्ट उठाने यहाँ रखने में ही जा रहा है, ताकि ये कर सकती है कंपनी की उसको मटेरियल को आगे नजदीक रख दे लेबर के, ताकि लेबर की अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो ना हो और इससे उसका समय भी बचे और एनर्जी भी बचे, और एनर्जी वो प्रोडक्टिव टास्क में लगा सकता है। देयर आफ्टर मिनिमाइज वेस्टफुल मोशंस। जो भी वेस्टफुल मोशंस हैं, चाहे वो प्रोडक्ट लाइन के हैं चाहे वो लेबर के हैं, उन दोनों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। राइट, तो ये जो मेथड था टेलर और फ्रैंक गिलबर्ट ने ब्रिकलेयरिंग इंडस्ट्री में यूज किया था, जिससे बेसिकली जो लेबर है उस पर फिजिकल स्ट्रेन भी कम हुआ और अननेसेसरी मूवमेंट्स भी खत्म हो गए। देयर आफ्टर हमारे पास आता है दैट इज फटीग स्टडी। अब फटीग स्टडी क्या होता है, फटीग इज बेसिकली थक जाना। लेबर जो है वो रोबोट नहीं है, रोबोट को भी बेसिकली सांस लेने का समय चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर पाए, पर लेबर को भी एक जो है बीइंग अ ह्यूमन, उन्हें भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। जो फटीग स्टडी होती है वो इस चीज पे फोकस करती है कि हमने लेबर को कब कब रेस्ट देना है, कितनी ड्यूरेशन का देना है, क्या टाइम होना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कि उनको 3 घंटे बाद रेस्ट देना है, कब टी ब्रेक देनी है, कब लंच ब्रेक देनी है। तो इस चीज पे जो है फटीग स्टडी फोकस करती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक्स, की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कितनी बार देनी है ब्रेक्स, नंबर ऑफ ब्रेक्स क्या होनी चाहिए, और ड्यूरेशन 15 मिनट की, आधे घंटे की, घंटे की, कितने की ब्रेक देनी है। राइट, आइडेंटिफाई फैक्टर्स कॉजिंग फटीग। ये भी डिसाइड करना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे जो हमारी लेबर है वो ज्यादा थक रही है, उन्हें मेंटल या फिजिकल स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, तो इसके बारे में भी आइडेंटिफिकेशन करनी है। इम्प्लीमेंटेशन, by observing the workers and their performance, management can scientifically establish break schedules and enhance the overall productivity and well-being।
तो कहते हैं इस चीज को स्टडी करके जो हमारी मैनेजमेंट है वो लेबर की एनर्जी को रिस्टोर कर सकती है और वो आगे और एफिशिएंटली काम करेंगे अगर उनकी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है, राइट। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, अब इसके नाम से ही दे सकते हैं, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज रेट देनी है, अलग अलग देनी है डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ मच टास्क इज डन बाय अ वर्कर। अब इससे होता क्या है बेसिकली, जब एक वर्कर ज्यादा काम करता है और उसे ज्यादा पे दी जाती है, दूसरा जो वर्कर होता है वो ये मोटिवेट हो जाता है कि नेक्स्ट डे मैं भी ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा और मुझे भी बोनस मिलेगा या एक्स्ट्रा पे मिलेगी। सो दिस इज हाउ साइकोलॉजी प्लेज अ रोल। अब देखिए इसमें होता क्या है, अ कंपनसेशन सिस्टम दैट पेज वर्कर्स बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्टिविटी लेवल्स। तो कैसे एक कंपनसेशन सिस्टम है जो उनके प्रोडक्टिविटी लेवल पे फोकस करती है कि जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा उसे वेज रेट ज्यादा, जिसकी कम उसको वेज रेट भी कम मिलेगा। इसके फीचर्स क्या है देखिएगा, हायर वेजेस फॉर एफिशिएंट वर्कर्स। जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, अच्छा काम करते हैं, जो प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकालते हैं, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने सेट कर दिया कि एक जो लेबर है एक दिन में 10 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, दिस इज द स्टैंडर्ड आउटपुट कि हाँ हर कोई लेबर इतना काम करके इतने घंटे 10 प्रोडक्ट्स आराम से प्रोड्यूस कर सकती है। जो लेबर एफिशिएंटली काम करके 10 से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी तो ऑब्वियसली उसे वेज रेट ज्यादा मिलेगा। इंसेंटिव्स फॉर इम्प्रूवमेंट, अब ये यहाँ पे एक ये मोटिवेशन की तरह काम करता है कि दूसरी लेबर को देख के जो एक लेबर होती है वो भी ये सोचती है कि मैं भी नेक्स्ट से ज्यादा काम करूंगा और ज्यादा पैसे लेके जाऊंगा, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन में क्या होता है बेसिकली, हम यहाँ पे जो लेबर है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स होते हैं उनके माइंड में ये चलाएंगे कि आप जो है कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी आपकी फैमिली के जैसे है। मतलब बेसिकली उनके मेंटल जो है, मेंटल लेवल पे उन पे फोकस करेंगे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखेंगे कि जो वर्कर्स हैं उन्हें कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करने पे हम जो है मोटिवेट करेंगे, एम करेंगे इस चीज पे। तो देखिए प्रिंसिपल एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द एटीट्यूड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड फोस्टर अ कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। उन ब्रेन में ऐसे नहीं डाला जाता कि कंपनी आपके लिए कुछ नहीं करती एंड और, मतलब बेसिकली मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक अच्छा लिंक क्रिएट किया जाता है, राइट। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या होते हैं, फोस्टर्स कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन बढ़ती है, आपस में जो है मेल जोल अच्छा होता है कंपनी और वर्कर्स का। देयर आफ्टर डिसमेंटल डिस्ट्रस्ट। डिसमेंटल डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी जो वर्कर्स हैं या कंपनी है उनको वर्कर्स पे या वर्कर्स को कंपनी पे अगर कोई भी डिस्ट्रस्ट है या उनको कोई भी ऐसे की शंका है उनपे, तो शंका को दूर किया जाता है। देयर आफ्टर इससे क्या होता है बेसिकली, तो दोनों जो है कंपनी और मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं उनका एक दूसरे पे विश्वास बढ़ता है एंड दे वर्क टू द फुलेस्ट कैपेसिटी। देयर आफ्टर टाइम स्टडी आती है हमारे पास। टाइम स्टडी अब होती क्या है, टाइम स्टडी में क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है। जो मैनेजमेंट है या जो कह लो कि बेसिकली फोरमैन होता है वो ये देखता है कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए लेबर को कितना समय लगता है। ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 15 मिनट लग रहे हैं, तो दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम। 15 मिनट में ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। So it established a baseline for how long the task should be under the normal working conditions. नॉर्मल अगर वर्किंग कंडीशंस होती हैं, कुछ डिस्ट्रप्शन ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना गई हो या रॉ मटेरियल शॉर्ट ना पड़ा हो, लेबर स्ट्राइक्स ना हुई हो, नॉर्मल टाइम में एक प्रोडक्ट या एक टास्क कितने समय में कंप्लीट किया जाता है, दिस इज टर्म्ड एज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी की ही मदद से हम स्टैंडर्ड टाइम को सेट करके आगे जो है इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट सेट किया जाता है कि इतने समय में इतना टास्क होगा। असिस्टेंट वर्कफोर्स प्लानिंग, तो वर्कफोर्स प्लानिंग में जैसे हम कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए 15 इंसान चाहिए, 15 फॉर एग्जांपल 15 मिनट चाहिए, राइट। तो हम देख लेंगे कि कितने कितने हमें जो है कितने समय के लिए कोई इंसान चाहिए, लेबर चाहिए, कितनी लेबर की नंबर होना चाहिए, तो इससे सारी जो है मैनेजमेंट डिसाइड हो जाती है। Thereafter methodology conducted by observing average workers while performing their task। तो इसे किया कैसे जाता है बेसिकली, एवरेज देखी जाती है कि स्टॉप वॉच के थ्रू जो फोरमैन है वो ये देखता है कि ऑन एन एवरेज एक लेबर इस टास्क को कितने समय में कर रही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा बेसिकली, अगर एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाएगा तो सबके लिए एक टारगेट बन जाएगा कि मैंने इतने समय में ये टास्क कंप्लीट करना है।
सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने टाइम, मोशन स्टडी, मेंटल रेवोल्यूशन, मेथड स्टडी के बारे में पढ़ा, डिफरेंशियल पीस वेज रेट के बारे में पढ़ा। सो यहाँ पे आपको जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसे नहीं छोड़ना, इसमें से एक स्टडी आपको आ ही सकती है। देन आपका फोकस ऑन सम मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, कि आज के समय में मॉडर्न टेक्निक्स क्या कहती हैं। पहली टेक्निक है हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च। वेल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट, वर्ल्ड वॉर टू के समय पे ये जो है ऑपरेशन रिसर्च की थ्योरी जो है वो स्टैब्लिश की गई थी। इसमें होता क्या है, बेसिकली अपने रिसोर्सेज को सही जगह पे डिप्लॉय करना, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कार्स होते हैं रिसोर्सेज, तो उन स्कार्स रिसोर्सेज को हमने बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी है। इट मीन्स इट फोकसेज ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देयर आफ्टर लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जाता है कि यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ जो वेस्टेजेस हैं उसे रिड्यूस किया जाता है या उसे एलिमिनेट किया जाता है। लाइकवाइज ओवर प्रोडक्शन की, वेटिंग टाइम की, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री एंड स्क्रैप, तो इसे जो है एलिमिनेट किया जाएगा ताकि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज की। Thereafter Kaizen, a Japanese term meaning change for better, focusing on daily improvements through scientific एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जो है स्टडी फोकस करती है कि हम डे बाय डे अपने मेथड्स को, अपनी जो एफिशिएंसी है उसे कैसे निखार सकते हैं, कैसे नरिश कर सकते हैं। देयर आफ्टर सिक्स सिग्मा, a methodology aimed at improving the efficiency by minimizing the quality variations। अब हमने स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन किया था, ये सिक्स सिग्मा स्टैंडर्डाइजेशन पे ही फोकस करता है। किस पे फोकस करता है कि हमें स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए और वेरिएशंस को अवॉइड करना चाहिए, right? Next is just-in-time manufacturing, an inventory management strategy designed to enhance returns and lower the cost। तो यहाँ पे जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जाता है, बेसिकली इट फोकसेस ऑन कि हमने कैसे अपनी कॉस्ट को लोअर करना है और आउटपुट को इंक्रीज करना है, राइट? नेक्स्ट देखिएगा एडवांटेजेस क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है, कॉस्ट को एलिमिनेट करती है, अननेसेसरी कॉस्ट को, और जो प्रोडक्टिव कॉस्ट होती है उसे रिड्यूस करने की कोशिश करती है। लोअर द प्राइसेस, तो यहाँ पे क्या होती है, लार्ज मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए ऑब्वियसली अगर कॉस्ट कम होगी तो हम प्राइस कम तय करके लार्ज मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं। देयर आफ्टर एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया जाता है बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। देयर आफ्टर प्रोवाइड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, तो एम्प्लॉइज को अच्छा प्रमोट करने के लिए उनको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती है, राइट? आगे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दैट इज ऑफ टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आया हुआ है। तो पहले देखिएगा मीनिंग क्या है इसका। टाइम स्टडी फोकस करती है कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है। मोशन स्टडी क्या होती है कि कितने टोटल मूवमेंट्स लगेंगे किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब मोशन क्या है उसका, कहां कहां से प्रोडक्ट होके निकलेगा। अब इसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली कि ये स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करता है, एक टारगेट सेट करता है वर्कर के लिए ताकि वो एक पर्टिकुलर टाइम में टास्क को अचीव कर पाए। अगर आपका मोशन स्टडी में क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है वेस्टफुल और अननेसेसरी मूवमेंट्स को ताकि एनर्जी और टाइम दोनों सेव हो। मेथड क्या है इसका, ये स्टॉप वॉच के थ्रू किया जाता है, इसे या कैमरा वगैरह की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या आई वॉचिंग के थ्रू ही किया जा सकता है वाया फोरमैन, राइट? आई होप सो कि इसका डिफरेंस भी आपको क्लियर होगा। तो ये तो हमने डिस्कस किए टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर। हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। बेसिकली हेनरी फ्योल ने रादर देन वर्कर्स के ऊपर फोकस करने की जगह उसने मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने पे फोकस किया है कि जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है उसे बढ़ाया जाए और इसके साथ ही जो वर्कर्स हैं उन्हें भी प्रमोशन मिलेगी। मतलब मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए, मैनेजमेंट को कुछ ये 14 प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए जिससे बेसिकली मैनेजमेंट प्रॉपर होएगी, तो साथ ही वर्कर्स की जो डिवीजन है वो भी प्रॉपर होगी और वर्कर्स की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो आगे हम बात करते हैं बेसिकली कि फ्योल के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। पहला है हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क बोलता क्या है कि वर्कर्स को कुछ इस तरह स्मॉलर टास्क में डिवाइड करना चाहिए। वर्कर्स को हम डिवाइड तो कर देंगे, किस बेसिस पे करेंगे, उनकी स्किल और एफिशिएंसी के बेसिस पे। जो वर्कर जिसमें स्किलफुल है, जिसमें वो किसी टास्क को करने का एक्सपीरियंस है, तो उसे उसी ग्रुप में लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए वर्कर है, वो प्रोडक्शन लाइन में काफी अच्छा है, तो रादर देन उसे मार्केटिंग या किसी और लाइन में भेजने की जगह उसकी स्किल को जानते हुए हम क्या करेंगे, उसे प्रोडक्शन लाइन में ही लगाएंगे। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखिए क्या होंगे।
इंक्रीज एफिशिएंसी, तो अब एफिशिएंसी बढ़ेगी लेबर की। इनहांस स्किल एंड एक्सपर्टीज, अब जो इंसान अपनी एक पर्टिकुलर टास्क में काफी अच्छा है, उसको पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, उस इससे तो उसका एक्सपीरियंस और एनहांस होगा ही होगा, और इससे जो कंपनी है उसे भी काफी प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी होगी। अगर हम इस कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो इससे होगा क्या, लैक ऑफ एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी नहीं होगी, बेसिकली जो वर्कर किसी टास्क में अच्छा था उसे हटा के आपने किसी और टास्क में लगा दिया, तो इससे जो है एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। तो आगे नो स्पेशलाइजेशन और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, तो स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। अब इनएक्सपीरियंस इंसान जो है वो किसी और टास्क में काम कर रहे हैं, तो बेसिकली क्योस मचेगा। और डुप्लीकेशन होगी वर्क की। डुप्लीकेशन कैसे होगी, जैसे इंसान ने काम किया उससे प्रॉपर नहीं हुआ तो दूसरे से एफिशिएंट वर्कर से हमें करवाना पड़ा, तो डबल टाइम लगा, एनर्जी वेस्ट हुई, तो डुप्लीकेशन होती ही होती है। देयर आफ्टर नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड माइंड वन थिंग, आप फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं उसे एक भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पेपर में कई बार एक प्रिंसिपल लिख के या आपकी केस स्टडी में आइडेंटिफाई करना आ जाता है कि कौन सा ये प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट किया गया है इस केस स्टडी में। तो सारे के सारे आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। Authority must be accompanied by responsibility to ensure that individuals are accountable for their actions. अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है कि हर एक इंसान की एक जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, तो मैं एक अपने बॉस को रिस्पॉन्सिबल होंगी कि हाँ ये मैंने टास्क किया है, इतने समय में अचीव किया है, और मेरी अथॉरिटी होगी कि मैं इस टास्क को पर्टिकुलरली कर सकती हूँ। अथॉरिटी ज्यादा होने से मिसयूज हो सकता है पावर का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होने से बंदा अपने ऊपर स्ट्रेस फील कर सकता है। तो इन दोनों का जो बैलेंस जरूरी होता है, राइट। और इसके फायदे क्या होंगे, एडवांटेजेस क्या होंगे अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होगा, तो क्लियर अकाउंटेबिलिटी होगी और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, राइट। तो एक इंसान जो है वो अथॉरिटी पे है तो अच्छा डिसीजन ले सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो इंसान अकाउंटेबल है एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो प्रॉपर तरीके से जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको उसके ऊपर जवाबदेही होगी। अगर ये प्रिंसिपल हम नहीं फॉलो करते तो अथॉरिटी का मिसयूज हो सकता है या डिले हो सकता है कंप्लीशन ऑफ टास्क में। तो अब होता क्या है, अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हम अपने टास्क को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ज्यादा अथॉरिटी होगी हमारा, ज्यादा हम बॉस गिरी दिखाएंगे, तो अपनी पावर जो है हम उसे मिसयूज कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता क्या है कि हर एक कंपनी के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और जो वर्कर्स हैं उन्हें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे व्हाइट कॉलर जॉब वाले हो, सैलरीड एम्प्लॉइज हो, तो उन्हें हर एक प्रिंसिपल को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। बेसिकली इससे होगा क्या कि ऑर्डर और रिस्पेक्ट बनी रहेगी सोसाइटी में, और कंपनी का जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट प्रॉपर होगी, और जो वर्कर्स जब हैं उन्हें पता लगेगा कि अगर हम ये वायलेशन करेंगे इसकी रूल की तो हमें पेनल्टी पड़ेगी, इतने टाइम पे हमने आना है। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड सोसाइटी की तरह हम काम कर पाएंगे, जिससे एफिशिएंसी अल्टीमेटली बढ़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो रूल्स बनाने का कोई फायदा ही नहीं इस प्रिंसिपल का। देयर आफ्टर इंक्रीज कन्फ्लिक्ट्स, अगर एक को हमने डील दे दी तो दूसरा अगर उस पर पेनल्टी इंपोज कर दी तो इससे कन्फ्लिक्ट्स जो है वो इंक्रीज होंगे। देयर आफ्टर यूनिटी ऑफ कमांड, फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड क्या फॉलो करता है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी अकाउंटेबल टू वन बॉस ओनली। अगर उससे एक के ज्यादा बॉस होंगे तो वो 3-4 बंदों को अकाउंटेबल होगा, इससे कंफ्यूजन होंगी। अगर वो एक बॉस की बात मानता है दूसरे की नहीं मानता तो बॉस के बीच में आपस में कंफ्लिक्ट होने का चांस है। तो कंफ्यूजन और कंफ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए वन एम्प्लॉय शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस, उसकी जवाबदेही एक बॉस पे ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी, उसे पता होता है कि मेरी अथॉरिटी कितनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ है, और इससे कंफ्यूजन भी कम होती हैं। अगर हम इसे फॉलो नहीं करते तो कंफ्लिक्टिंग डायरेक्टिव्स हो जाते हैं। कंफ्लिक्टिंग डायरेक्टिव्स का मतलब कि अब एक इंसान जो है वो कंफ्यूज हो चुका है कि मैं किसको जवाबदेही दूं, किस टास्क के लिए मैं किसे रिस्पॉन्सिबल हूं, तो दिस लीड्स टू इनएफिशिएंसी। देयर आफ्टर यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है कि जो हमारे इंप्लॉइज हैं या हमारे वर्कर्स हैं उनका यही होना चाहिए कि वो एक लाइन के तरफ ही काम कर रहे हैं, मतलब उनका एक ही मोटिव होना चाहिए, उनकी आंख सिर्फ अपने एक ही एम पे होनी चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशनल objectives aligned towards common goals through a unified plan ensuring coordinated efforts across the departments। तो हर एक इंसान का एफर्ट जो है वो एक ही गोल को अचीव करने में लगा होना चाहिए। दिस इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि हमारी जो सोच है, हमारे जो टास्क है वो एक ही गोल के प्रति होने चाहिए, राइट। इससे क्या होगी, हमारी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव होंगे।
अब अगर इस रूल की, इस प्रिंसिपल की वॉयलेशन होती है बेसिकली, तो क्या होता है, सभी अपनी अपनी तरफ काम कर रहे हैं, अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, तो एफर्ट जो है वो फ्रेगमेंट हो जाएंगे। फ्रेगमेंट मतलब डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में हम एफर्ट्स कर रहे हैं, तो एक टास्क अचीव कभी भी नहीं होगा, कंपनी कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, राइट। सो द सिक्स्थ वन इज ऑर्डर। अब ऑर्डर होता क्या है कि हर एक, चाहे वो मैन है, चाहे आपका जो वर्कर है, चाहे वो पर्सोनल है, चाहे आपका मटेरियल है, वो एक ऑर्डर में पड़ा होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हम जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, उनका एक रूम होता है, उनका एक अपना जगह होती है, तो वी आर लाइक कि हाँ हमारे प्रिंसिपल जो है वो अपने रूम में बैठे होंगे, तो हमें उनको पूरे स्कूल में ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा समय भी बच जाएगा और एनर्जी भी बचती है। वैसे ही अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, तो वो जो मटीरियल है वो भी अपनी जगह पे प्रॉपर हो, और जो मेन है, चाहे वो अपने फोरमैन को ढूंढने जा रहा हो, चाहे मैनेजमेंट के किसी पर्सन से कांटेक्ट करना हो, तो वही जगह पे मिलना चाहिए वो, राइट। यहाँ से क्या होगा कि स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस की प्रॉपर तरह हमारे जो काम है वो अचीव हो जाएंगे और टाइम वेस्टेजेस कम होंगी, राइट। यहाँ अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, सामान बिखरा पड़ा है, कोई इंसान कहीं पे बैठा है, तो इससे कंफ्यूजन होगी, राइट, और समय की वेस्टेज होगी। सो नेक्स्ट सेवेंथ प्रिंसिपल इज इक्विटी। अब इक्विटी होती क्या है, बेसिकली हम जब फेयरनेस दिखाते हैं, कोई प्रेजुडाइज्ड ओपिनियन नहीं देते, किसी के प्रति मतलब एक के प्रति ज्यादा टिल्ट नहीं दिखाते, तो दिस इज नोन एज इक्विटी। अब इक्विटी किस पे फोकस करती है कि एम्प्लॉइज के साथ हमें फेयर ट्रीटमेंट करना है, सभी को बराबर का मानना है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए हमारी एम्प्लॉइज के प्रति, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द सेंस कि वो कोई एलियंस नहीं है, हमारी कंपनी के ही मेंबर्स हैं, राइट। तो उनकी भी जो है लॉयल्टी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली कोऑपरेशन अच्छी होगी, एम्प्लॉइज का मोरल बूस्ट होगा, उनकी मोटिवेशन बढ़ेगी, कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता तो एम्प्लॉय बेसिकली डिससेटिस्फाइड फील करेगा। ऑलराइट, तो ये हमने 7 डिस्कस किए हैं। 8th वन है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। ये किस पे फोकस करता है? पहले स्टेबिलिटी क्या है कि एक प्रॉपर जो है बैलेंस क्रिएट करना। टेन्योर क्या होती है? समय काल, किसी इंसान का किसी कंपनी में काम करने का जो समय पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है। अब ये होता क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई आया, थोड़े समय बाद वो चला गया, एक फिर से आया, उसको दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा उसके काम के लिए, उसको फिर वो थोड़े समय काम करके चला गया। इससे तो एक कंपनी की बैड इमेज मार्केट में क्रिएट होती है कि कंपनी में एम्प्लॉई आता है, शायद कंपनी अच्छी नहीं है, वो वहां से रिजाइन देके चला जाता है। बेसिकली अगर एक एम्प्लॉय आता है तो पहले उसकी ट्रेनिंग पे, उसे स्किलफुल बनाने के लिए कंपनी का खर्चा होता है, मतलब बेसिकली इंटर्नशिप उसे कंप्लीट करवाने के लिए, फिर अपने जाके टास्क में स्पेशलाइज्ड होता है। अगर आपको छोड़ के चला जाता है तो पिछले महीने में जितना भी कंपनी का खर्चा हुआ वो उसके लिए, कंपनी के लिए एक तरह के बैड डेट्स ही हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है वो, राइट। फिर नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा, तो सारा टास्क रिपीट होगा, जिससे कंपनी के रिसोर्सेस, टाइम वगैरह वेस्टेजेस होंगी, राइट। तो कंपनी को ये होना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज को इतना सेटिस्फाइड रखें कि वो जो है टेन्योर जो है वो अच्छी तरह अपनी कंप्लीट करके जाएं और अच्छे समय के लिए कंपनी के साथ काम करें, जो गुड एम्प्लॉयज होंगे बेसिकली। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है वो कम होगी कंपनी के। अदरवाइज वायलेशन होगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी और जो एम्प्लॉइज हैं वो डिससेटिस्फाइड और बाहर इमेज जो है कंपनी की वो गलत बनेगी, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? इसमें हम एम्प्लॉइज को एनकरेज करते हैं कि आप नए आइडियाज के साथ आइए, कंपनी को विजन दिखाइए कि हम क्या कर सकते हैं आगे के लिए, राइट। एक तरह के आइडियाज प्रपोज कीजिए कि कंपनी बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकती है, न्यू टेक्निक्स क्या हो सकती हैं। कंपनी बेसिकली एम्प्लॉय जो है या कोई भी वर्कर जो है वो अपने आप ही आगे आके आइडिया दे, ऐसा इनिशिएटिव ले, वो अपने आप ही काम करे वो, राइट। तो इससे क्या होगी? एम्प्लॉय एंगेजमेंट होगी, वर्कर ये फील करेगा कि हाँ मेरी भी कंपनी में सुनी जाती है, जिससे वो मोटिवेट होगा अल्टीमेटली, और सॉल्यूशंस हमारे पास बढ़ेंगे किसी प्रॉब्लम के लिए। अगर ये नहीं होता तो आइडिया स्टेगनेट हो जाएंगे। आइडिया स्टेगनेट इन द सेंस कि जो पर्टिकुलरली एक टास्क का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, राइट, उसके लिए एक आइडिया तो है हमारे पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आइडिया दे रहे हैं, मैनेजमेंट आइडिया दे रही है। कई बार किसी पर्सन के पास बहुत अच्छा आइडिया होता है, जब वो आइडिया प्रपोज करेगा हम उसे वैल्यूएट करेंगे, शायद वो कंपनी के लिए बहुत बेटर निकले, राइट। नेक्स्ट देखिएगा 10th वन, दैट्स एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेट करना एफर्ट्स को हमारे, right. So promoting the team effort and among the employees is a vital cooperation and harmony which enhances the collaboration and overall performance. तो अपने जो employees हैं, मैनेजमेंट है, चाहे वो लास्ट लेवल के जो वर्कर्स हैं, राइट, तो उन्हें क्या करना है? अपने एफर्ट्स में कोऑर्डिनेट करके चलना है। इससे क्या होगा? टीम वर्क होगा,
राइट। टीम वर्क क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह जो है कंपनी परफॉर्म करेगी, एक गोल के प्रति ही करेगी। यूनिटी ऑफ कमांड भी यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज कन्फ्लिक्ट्स, अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, कोई क्या सोच रहा है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, राइट, और पुअर कोलैबोरेशन होगी। Thereafter, the next one is scalar chain. अब scalar chain होती क्या है बेसिकली, तो हमने क्या किया था कि अगर एक एम्प्लॉय है, हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, अब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, वर्कर पहले क्या करेगा, अपने फोरमैन को अपना आइडिया देगा। बेसिकली क्या करेगा, अपने फोरमैन की तरफ जो है अपना जो प्रॉब्लम है या कुछ भी है कम्युनिकेट करेगा। फोरमैन जाके प्रोडक्शन मैनेजमेंट को बताएगा, प्रोडक्शन मैनेजर जाके क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगा, या जो है हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा। अब इससे क्या होता है, दिस इज टर्म्ड एज स्केलर चेन, की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जैसे कमांड्स भेज रहे हैं या कोई भी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगी, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, और एक हायरार्की में कम्युनिकेशन, मतलब बेसिकली जो रूमर्स हैं वो नहीं फैलेंगे, अपनी तरफ से बातें ऐड ऑन नहीं होंगी। अगर इसे हम तोड़ते हैं, जैसे कि हमने गैंग प्लैंक पढ़ा था, राइट, इसमें आपको याद होगा कि यहाँ पे गैंग प्लैंक होता है। गैंग प्लैंक होता क्या है कि जो सेम लेवल के मैनेजमेंट के इंसान होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो एक तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर सकता है, सेल्स मैनेजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसे चेन को, स्केलर चेन को तोड़ के, राइट। जो सेम लेवल मैनेजमेंट वाले होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दिस इज गैंग प्लैंक, राइट। अगर हम इसे फॉलो नहीं करते तो कंफ्यूजन होंगी, रूमर्स बनेंगे, बातें बनेंगी और कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होगा। Thereafter, the 12th one is subordination of individual interest. अब बात क्या आती है इसमें, जब हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं, एज अ वर्कर मेरे माइंड में क्या होगा कि यार मैंने अच्छा बोनस लेना है, अच्छी पोजीशन अचीव करनी है कंपनी में, अच्छी पे स्केल लेना है मैंने। बेसिकली अगर हम कंपनी को प्रमोट करेंगे, कंपनी के एम्स को, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बढ़ाने में कंपनी की मदद करेंगे, अल्टीमेटली मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अगर कॉमन इंटरेस्ट है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना सारे एम्प्लॉइज का, उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी इससे पूरा, अगर कंपनी बेसिकली प्रॉफिट कमाएगी तो जो वर्कर्स हैं उन्हें बोनस या सैलरी या अच्छी पोजीशन, प्रमोशंस मिलेंगी। तो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में रखिएगा, कंपनी के कॉमन गोल्स के लिए जो है अचीव कीजिएगा, उन टास्क को अचीव कीजिएगा। इससे आपके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो भी अल्टीमेटली पूरे हो जाएंगे, राइट। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, यूनिफाइड डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, इससे टीम वर्क भी क्या होगा, प्रमोट होगा, और कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। अदरवाइज नहीं फॉलो करते तो कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, हम पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी की तो कोई सोच ही नहीं रहा, अल्टीमेटली कंपनी के जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में ही जाएगी। Thereafter, the 13th one is centralization. तो सेंट्रलाइजेशन में बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो होती है, इट लाइज इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इससे होता क्या है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, लोअर लेवल एम्प्लॉइज जो हैं उनकी एम्पावरमेंट होगी, बेसिकली उन्हें डेलीगेट कर दिया जाएगा कि आपने ये काम करना है, तो कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगी। Thereafter, the last one is remuneration. Remuneration क्या होती है, compensation should be fair and satisfactory both employees and the organization, which is critical for motivating and retaining the talent. अब हमने जो है रेम्यूनरेशन देनी है, बेसिकली सैलरी देनी है, बोनस देने हैं, इंक्रीमेंट देने हैं, तो ये फेयर और क्लियर होना चाहिए। किसी एम्प्लॉइज को प्रेजुडाइज्ड ओपिनियन पे या कह लो कि फेवरेटिज्म पे ज्यादा नहीं देना चाहिए, किसी को कम नहीं देना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क दे आर डूइंग और उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उन्हें रेम्यूनरेशन पे करनी चाहिए। बेसिकली इट शुड बी फेयर एंड सेटिस्फैक्टरी, राइट। इससे क्या होगी, एम्प्लॉइज की जो मोटिवेशन है वो एनहांस होगी, इंक्रीज कमिटमेंट इंक्रीज होगी। बेसिकली जो एम्प्लॉइज हैं वो अपनी पूरे मतलब कि फुलेस्ट लेवल पे काम करेंगे, राइट। इससे क्या होगा, हायर टर्नओवर रेट्स जो है कि हमारी जो कंपनी है, अगर एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होके काम कर रहे हैं तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, तो एम्प्लॉइज जो है अगर ये वायलेशन होती है बेसिकली तो टर्नओवर भी कम होगी। बेसिकली जो एम्प्लॉइज हैं अगर वो बार बार निकली जाएंगे, कोई आता है फिर अपनी जॉब पे रिजाइन देके चला जाता है, तो कंपनी को हॉल्ट तो होगा ही, टर्नओवर कंपनी की कम होगी और एम्प्लॉइज जो है वो बार बार जो है कंपनी से जाते जाएंगे, जिससे कॉस्ट वगैरह और कंपनी की इमेज खराब होगी, जो हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा ही था। और कंपनी जो एम्प्लॉइज हैं उनके अपने कंपनी के प्रति डिससेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, राइट। अब ये देखिए हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, इसमें से आपने एक भी प्रिंसिपल छोड़ के नहीं जाना, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। Thereafter अब हम डिफरेंस करते हैं बिटवीन हेनरी फ्योल एंड एफ डब्ल्यू टेलर।
हेनरी फ्योल ने हमने अभी पढ़ा कि उसने टॉप लेवल मैनेजमेंट फोकस किया कि देखो सारे 14 के 14 प्रिंसिपल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही थे कि आपने ऐसे रेम्यूनरेशन देनी है, स्पिरिट रिकॉर्ड बनाना है, स्केलर चेन होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन सिस्टम होना चाहिए, इस चीजों पे फोकस किया। ये सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेगी। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने शॉप फ्लोर सिस्टम पे बेसिक लेवल पे टेक्निक्स बताई हैं कि हार्मनी होनी चाहिए, कि मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, कि फैक्ट्री में कैसे काम चलना चाहिए, तो इसने इस पे फोकस किया है। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट पे, टेलर ने जो है इस पे फोकस किया इंडस्ट्री की जो शॉप फ्लोर्स होती हैं, जहां पे प्रोडक्शन होती है, बेसिकली प्रोडक्शन लाइंस पे फोकस किया है। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए, और टेलर ने कोई भी यूनिटी ऑफ कमांड का हमें नहीं बताया, उसने सिर्फ फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया था। और जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं ये सारे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं। टेलर के जो प्रिंसिपल हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही यूज हो सकते हैं। देयर आफ्टर बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के थ्रू इसने अपने एक्सपीरियंस के, पर्सोनल मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस करके हेनरी फ्योल ने जो है ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे किया है इसे। फोकस देखिए इसका क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट प्रोसेस बेसिकली, और टेलर ने किस पे फोकस किया, प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। पर्सनालिटी में देखिएगा, व्यूड एज अ प्रैक्टिशनर इन मैनेजमेंट, तो हेनरी फ्योल को प्रैक्टिशनर माना जाता है, आपने अपनी बुक्स में भी ये पढ़ा होगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर को जो है वो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच के लिए उसे माना जाता है, बेसिकली उसने नए मेथड्स जो हैं प्रपोज किए हैं। आइडियाज इनकैप्सुलेटेड इन जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनकी बुक का नाम दिया गया है जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू जो है डिपिक्ट की जाती है। आई होप सो कि आपको इनका डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। और अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर में दोनों ने बेसिकली कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ाने पे फोकस किया है, ऑपरेशन पे फोकस किया है दोनों ने, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए कि हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के कॉमन गोल के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति काम करना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन, दोनों ने स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया है कि दोनों ही स्पेशलाइज टास्क करेंगे, कि कोई भी पर्सन ऐसे नहीं जिसको इनएक्सपीरियंस हो उसके पर्टिकुलर टास्क में लगा दे, ओनली स्पेशलाइज पर्सोनल शुड बी डिप्लॉयड। देयर आफ्टर रिसर्च बेसिस, दोनों ने ही रिसर्च करके, चाहे वो खुद ऑब्जर्वेशन की हो, चाहे वो खुद प्रैक्टिस की गई हो, दोनों ने ही एक्सपीरियंस के थ्रू इन्हें डेवलप किया है आइडियाज को। तो आई होप सो ये आपके सेकंड चैप्टर का सारा ही इनकैप्सुलेटेड पोर्शन था। आप इस वीडियो को देख के अपना सारा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं और अपने पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।